Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BS Entrance Exam buyer Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to start with the fifth topic, that is Right to Information Act. हिस्ट्री हो इसकी, चाहे प्राइवेसी एक्ट का रीसेंट कंट्रोवर्सी, या सब टॉपिक्स में कंट्रोवर्सी है. मैं आई थिंक अब पांचवी बार बोल रही हूँ कंट्रोवर्सी एटलीस्ट वीडियो में, क्योंकि मैं पिछले के टॉपिक्स में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है. अगर आप इन न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे रोज ये इन इन टॉपिक्स पर कोई ना कोई आर्टिकल लिख देता है और अपने ओपिनियंस देता है, और कंट्रोवर्सीज लाइक जेन्युइन, वो जेन्युइन कंसर्न्स भी रेज करते हैं यार, ऐसे नहीं बोल रही मैं, बट यस देयर इज जेन्युइन कंसर्न्स आल्सो. सो इसका अमेंडमेंट क्या है, सीआईसी क्या है, ठीक है, क्या है क्या नहीं चल रहा, एनएचआरसी बीच में कैसे आ गया, लिटरली एनएचआरसी. तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. पहले मैं आपको बता दूं, हम एक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स टॉपिक्स की सीरीज चला रहे हैं. अगर आप ऐसे हो जो बहुत ही परेशान हो कि मेरे जीके करंट अफेयर्स कैसे होगा किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली क्यूली जो अभी आने वाला है, या फिर और भी कॉलेज एग्जाम्स, तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा. इनफैक्ट अगर आप इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिट्स क्यूली, किसी भी कॉलेज एंट्रेंस की, आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा कि मैंने इसमें ओपिनियंस, कंसर्न्स, कंट्रोवर्सी सब रेज करके रखा हुआ है इन वीडियोस में भी. तो अपार्ट फ्रॉम फैक्चुअल यू आल्सो हैव अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल, ओपिनियन बेस्ड, एनालिटिकल काइंड ऑफ स्टफ दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स. कुछ 2 दिन पहले ये वीडियोस, इससे पहले वाली जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, 4 टॉपिक्स, वो आई बटन पे डाल दी हैं, उनको जाके देख लीजिएगा. और कुछ दिन पहले मैंने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करे थे बच्चों के. तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो, आईपी मैट एस्पिरेंट हो, और आप चाहते हो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट हो, ताकि यू कैन ऑफ कोर्स गेट इनटू योर डिजायर्ड ड्रीम कॉलेज, तो इंटरव्यूज भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका. तो हमने इंटरव्यूज में बच्चों से सब डिस्कस करा था कि बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ग्रीट कैसे करना है, आंसर्स कैसे देने हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. 1-on-1 इंटरव्यूज कंडक्ट करे थे. इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ इनसाइट्स भी डाले थे बच्चों के, जिनके मैंने इंटरव्यूज लिए थे. आइडेंटिटी मैंने हाइड करके रखी है ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स, बट अगेन हमने चीजें डाली थी उधर. तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, और अभी भी बच्चों के इंटरव्यूज चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने 2-3 इंटरव्यूज के लिए भी रजिस्टर कर दिया था. तो अगर आप ऐसे हो जो चाहता है कि आपका इंटरव्यू ले लिया जाए, मॉक इंटरव्यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो डेफिनेटली मेरे को रीच आउट कर सकते हो. आपको सिंपली फॉर्म फिल करना है, जो आपको इधर यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इनफैक्ट लिंक्डइन बिजनेस पेज पर भी मिल जाएगा. मैंने उसको रिपोस्ट भी करके रखा हुआ है अपने प्राइवेट लिंक्डइन प्रोफाइल पर. आप उसको जाके देख लीजिए, आप रजिस्टर कर लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, रीच आउट मैं आपको कर लूंगी फॉर द इंटरव्यू. तो आपका भी मॉक इंटरव्यू हो जाएगा. वी हैव स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हर चीज के लिए, बिट्स का इंटरव्यू लेने के लिए, क्यूली का, सिम्बाइसिस का, आईपी मैट का. तो योर इंटरव्यू थिंग वुड बी सॉर्टेड. सो मैं बहुत बोल दिया मैंने अब, ठीक है, उस बात को सुन भी लेना. अब इस टॉपिक पर हम वापस आते हैं, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. लाइक इट्स जनरली वेरी फेवरेट टॉपिक एंड यू विल एंजॉय रीडिंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ही रिगार्ड्स में मैंने कुछ पिछली वीडियोस बनाई थी चैनल पर, विच वर रिगार्डिंग डिफरेंट कमीशंस. तो किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, उन कमीशंस को देखते चलना. बहुत चीजें बनाई थी, इलेक्शन कमीशन पे बनाई थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे आई थिंक बनाई थी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल पर बनाई थी मैंने, फिर मैंने एनएचआरसी पर बनाई थी, फिर फॉर माइनॉरिटीज, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर बहुत तरीके की मैंने वीडियोस बनाई थी. तो आप बहुत कमीशंस पर, तो उन कमीशंस को आप चेकआउट कर लीजिएगा. फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखना, उन पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. स्पेशली अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनमें तो बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं. रेमित सीटी की तो मैं क्या ही बोलूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद राइट टू इन्फॉर्मेशन फर्स्ट. तो पहले हम इसकी ट्रैजेक्टरी देखेंगे कैसी. ऑफकोर्स वो पूरी ट्रैजेक्टरी देखनी नहीं है, जो जो ट्रैजेक्टरी में इंपॉर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन करवाती जाऊंगी, मैं बताती जाऊंगी. 1976, Raj Narayan versus State of Uttar Pradesh declared right to information a fundamental right under Article 19 Clause 1 Clause A. अब अगेन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया था, ये कैलकाटा से आया था. ठीक है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेट विच इज कैलकाटा. एंड ये कहीं पर भी, आई थिंक my annotator is not working. Why is it that only while recording videos my annotator does not work, but it works in maths or analytical videos? Anyway, Calcutta was the state where this particular concept originated. We had the first case, that is Raj Narayan versus state of Uttar Pradesh, जहाँ पर बोला था right to information is a part of your fundamental right. Remember this particular case name. Remember the year also. They are not going to ask the year, but they definitely can ask the case name. So Raj Narayan versus the state of Uttar Pradesh. Now let's see. इस टाइम पर बहुत टर्मोइल था. 77 to 1980 गवर्नमेंट आई थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी. अगेन सेम मैं बता रही हूँ पॉल साइंस का.
जनता पार्टी आई थी, 3 लोगों ने बोलता हम एक साथ रूल करेंगे, बीच में उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। डिमांड फॉर ओपन गवर्नमेंट गेन मोमेंटम आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड। के इमरजेंसी में क्या हुआ, कितने लोगों को अंदर करा, कितने लोगों को अंदर नहीं करा, कितने लोगों को उठा कर ले गए, कितने लोगों की आवाज दबाई, एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस। तो चीजें बढ़ने लगी कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज करी जा सकती है। ग्रास रूट मूवमेंट्स हुए, मजदूर किसान शक्ति संगठन लेड कैंपेन्स इन राजस्थान डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में घपला हो रहा है, जो जो पैसा पब्लिक एक्सटेकर से गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, हमें रिकॉर्ड दो कि ठीक से यूटिलाइज हो। 1997 के बारे में आते हैं। तमिलनाडु became the first state to enact the state level RTI Act followed by 8 other states. Remember the first state, that is Tamil Nadu, and the name of this particular case law. फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पावर्स पास्ट, वीक बट इट वाज नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। इसको छोड़ सकते हो। 2002 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 1977 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 1980s 1990s इज आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। आरटीआई एक्ट आया, रिप्लेस कर दिया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को, एंड स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस आए और बढ़िया चल रहा है। बट अब आजकल में कुछ दिक्कत चल रही है। हर बंदा हिंदू के पेपर में या फिर किसी और न्यूज पेपर में रोज आर्टिकल्स लिख रहा है इस पर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, ये जो भी लिस्ट में ला रही हूँ, दिस एटलीस्ट आई कैन एडमिट दिस, ये पूरी मैंने खुद बनाई है, खुद टॉपिक्स देखकर, खुद रिसर्च करके, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो किसी से उठाई नहीं है। ठीक है, सो दीज आर माय जेन्युइन टॉपिक्स। आई फील कि हाँ भाई पूछे जा सकते हैं ये तो इसलिए मैं बच्चों के लिए स्पेशली कंपाइल करा है। ओके, देन यू हैव, अच्छा अभी क्या रिसेंटली चल रहा है, डीपीडीपी एक्ट में क्या दिक्कत चल रही है। डीपीडीपी एक्ट का ने अभी क्या करा है, उसने अमेंड कर दिया है। रिसेंट इसके अमेंडेड रूल्स आए थे जहां पर उसने अमेंड कर दिया है क्या, सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे ऑफ आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, दिस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सेक्शन नेम, सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे, स्ट्रेंथेंड एग्जेम्पशन फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। डीपीडीपी एक्ट का क्या सेंस है, उसका ये है कि जो भी किसी का पर्सनल डेटा हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो प्रोटेक्टेड रहे privacy concerns की वजह से। This is the major significance of DPDP Act. But what has this particular act done? This particular act has basically said that whatever information which is considered as personal, which could be considered personal rather, should not be or must not be or would not be revealed by the government. It would not be revealed by the government for sure if this particular information is considered as personal. अब पर्सनल में क्या था, पहले क्या सीन था, पहले था कि अगर वो चीज पर्सनल है बट इफ इट कुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लार्जर पब्लिक, इट इज मेंशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इफ इट could justify larger public interest, then definitely it could be released despite the fact if it was a personal information. But now the thing is that if still if this information, अगर ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई भी करती है, if it still justifies the larger public interest and the government feels that we don't want to release this information, just because we don't want to release the information, it's just discretionary, we are not going to release it, this particular thing has created a lot of trouble. Therefore, lot many reputed people have been writing articles almost daily in the newspaper pertaining to this particular amendment by the DPDP Act. Like, this is so bad that if a larger public interest could be justified, then also you would not release the information merely because of personal interest or personal, because it is a personal information. Under the DPDP Act, we get that exemption. Earlier, you had it, but you at least channelized it in a right manner. But still today, you are not channelizing it in the right manner. You have directly changed the laws, and this has created a lot of trouble. That overrides the personal information could be disclosed if larger public interest is justified. This particular thing has been removed, potentially shields more information about public servants. ऐसे कोई बोले, ओके, कैंडिडेचर से पहले जब आप नॉमिनेट होते हो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते, कोई बोले आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन जस्ट बिकॉज ओके दिस इज माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सो आई डोंट वांट टू रिवील इट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक दैट आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आई हैव दिस नंबर ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, व्हाट इज माय नेट वर्थ, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज इट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक जस्ट बिकॉज इट इज वेरी वेरी पर्सनल। बट आपका पैसा घपले से आया, आपका पैसा कैसे आया है, नोबडी इज अवेयर ऑफ दैट। ओके, की आरटीआई प्रोविजंस, नॉर्मली क्या होता है 30 डेज में आपको मैसेज का रिप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है, आरटीआई में एक और आरटीआई की वीडियो है, वो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, मैंने बना के रखी हुई चैनल पर। 30 डेज में मिल जानी चाहिए। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे लाइफ लिबर्टी से रिलेटेड तो 48 आवर्स में मिल जानी चाहिए।
ठीक है, पब्लिक ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उस पर पेनल्टी लग सकती है 25,000 तक की। पब्लिक अथॉरिटीज जितनी भी होंगी, चाहे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो, सर्वेस हो, जो भी कंडक्ट करे, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग उनको रिलीज वो करना पड़ेगा पब्लिक में। जो एग्जेम्पशंस थे वो सेक्शन 8 में है और अमेंडमेंट्स 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे में हुए हैं। जो भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है, रॉ की इन्फॉर्मेशन है या फिर ईडी की इन्फॉर्मेशन है या फिर सर्टन की इन्फॉर्मेशन है, वो आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऐसी 27 अथॉरिटीज एग्जेम्प्टेड है कि इनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं जाएगी ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब बात है कि जो पेनल्टी है 25,000 की, ये कितने केसेस पर एक्चुअली एप्लीकेबल हुई है? सिर्फ अराउंड 2% केसेस पर। और पीपल स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि जो भी उनको रिस्पॉन्स वो फाइल करते हैं उनको जनरली उसका रिप्लाई मिलेगा क्या, एंड क्या वो अपील कर सकते हैं। सो पीपल आर वेरी डिससैटिस्फाइड विद द प्रोसेस, अराउंड 48% ऑफ द पीपल। इसको यू कैन स्टिल स्किप। ओके, तो अब आरटीआई की इंफॉर्मेशन कौन देता है? आरटीआई की इंफॉर्मेशन देता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी। अब रिसेंटली बात चल रही थी कि वी करंटली डोंट हैव अ सीआईसी एंड देयरफॉर वी वांट द एनएचआरसी, बिकॉज एनएचआरसी के पास काम अभी बहुत कम है, एंड कोई भी डिसीजन आएगा आरटीआई से रिलेटेड या फिर कोई भी अपील आएगी आरटीआई से रिलेटेड, जो आपका एनएचआरसी है, एनएचआरसी कैन टेक ओवर दैट, बिकॉज एनएचआरसी उस केस में वो रिप्लाई कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज पर। अब मैं दिस वाज द करंट थिंग दैट केम आउट अभी कुछ आई वुड से वीक्स पहले न्यूज़पेपर में। तो आई वुड वांट यू कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सीआईसी की करंट चेयरपर्सन अभी कौन है, सीआईसी का करंट चेयरपर्सन। आई वुड वांट यू टू टेल दिस मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि सबका रिवीजन हो जाए। फाइन। मेंबर्स, इसके पास कितने मेंबर्स होते हैं? फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। चीफ एक रहेगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो नॉमिनेट करा जाता है बाय पीएम, चूज करी जाती है। हाईएस्ट एपेलेट बॉडी है ये आरटीआई एक्ट में। अब जो भी अपील्स होते हैं कि सिटीजन को इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये पर्टिकुलर बॉडी सुनती है। और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसका कोई गवर्नमेंट वगैरह का इस पर कोई डिस्क्रेशन नहीं है। तो सीआईसी का करंट चेयरपर्सन कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये पूछा वैसे नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है फ्रेश। सेक्शन का नाम सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे। आरटीआई कैसे आया? 1976 में राजनारायण केस। 2005 में आया। तमिलनाडु पहली स्टेट थी, कैलकाटा से उसका ओरिजिन हुआ है। इनफैक्ट पेनल्टी भी नहीं पूछी जाएगी, 30 डेज पूछा जाएगा, 48 आवर्स पूछा जाएगा। देन सेक्शन 4 और सेक्शन 24, सेक्शन 8, इन तीनों सेक्शंस को याद कर लीजिए कि इनमें क्या क्या लिखा है, वो भी मैटर याद कर लीजिए। देन नॉट गोइंग टू आस्क कि कितनी अथॉरिटीज को एग्जामिन करा है। Just remember this and 8 clause 1 clause J, and remember these phrases, that is larger public interest, personal information। ठीक है, डीपीडीबी एक्ट की फुल फॉर्म भी याद रखना, बच्चों को पता नहीं होती। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, वो बोल देते हैं डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे बोल देते हैं। जस्ट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑल्सो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। एंड यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डन। जो वीडियोस मैंने डाली आई बटन पे पुरानी वाली, उनको देख लीजिएगा। आपका एंसिलरी पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, सारी कमीशन रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, उसमें ना सब बता के रखा फिर करंट चेयरपर्सन एक्सेट्रा। तो बाकी अब एक बार आपको देखना हो कि अभी रिसेंट कौन है, तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा बस। बट मोस्ट प्रोबेबली वही सेम ही रहेगा, क्योंकि वीडियोस थोड़ी पुरानी है, बट उनमें सब स्टैटिक पार्ट आपको सब रिवाइज हो जाएगा। टेन्योर कितना होता है, दोबारा एलिजिबल होते हैं क्या इलेक्ट होने के लिए, अपॉइंट होने के लिए, सॉरी। तो ये सब चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन करके रखी हुई। तो हम 6th टॉपिक पर अब चलते हैं। सो टिल देन स्टे